नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का गुरुजी वर्ल्ड के इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग बेटा क्लास में आ जाइए ताकि अपनी क्लास को हम शुरू कर सकें। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्लास करी है। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये जो क्लास है ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के विद्यार्थियों के लिए है और इस क्लास में हम बहुत कुछ जो है आपको करा रहे हैं और जल्दी कुछ और भी अच्छे अच्छे सेशंस हम आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो प्यारे साथियों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, हम लोग ये जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में आप सभी को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, देर बिल्कुल नहीं करनी है और चलते हैं अपनी आज की इस क्लास में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गुप्त वंश, ध्यान सुनिए, हम जो कुछ पढ़ेंगे वह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं गुप्त राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। यह आपको पता है, आपको पढ़ा होगा आपने प्राचीन इतिहास में कि गुप्त राजवंश की जो गुप्त वंश है उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। लेकिन ये आप भी जानते हैं, आपने पढ़ा है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान सुनिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। स्थापना किसने की थी? 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। 275 से लेकर 550 ईस्वी तक जो है इस वंश ने शासन किया था और इसने मगध की जो सीमा थी उसको काशी तथा कौशल तक बढ़ाया और इसने 319 और 320 ईस्वी में गुप्त संवत का भी प्रारंभ किया था। तो गुप्त संवत जो है जो चलाया था, किस चलाया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 और 320 में जो है गुप्त संवत को जो है प्रारंभ किया था, चलाया था और मगध की जो सीमा थी उसको जो है इसने जो है कहाँ तक? काशी और कौशल, जो वहाँ तक उसको उसका विस्तार किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य के बागडोर संभाली और इसे भारत का नेपोलियन, ध्यान रखिए, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त के आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। तो अब चूंकि आ गया अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त के आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। आर्यावर्त के जो 9 राज्यों में से 4 उत्तर प्रदेश में स्थित है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अंग था। ध्यान रखिए, जो पूरा उत्तर प्रदेश था, जो वर्तमान का जो पूरा उत्तर प्रदेश है, उस समय जो है यह गुप्त साम्राज्य का ही अंग था। एक बार फटाफट देखते हैं इस स्लाइड में क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा? पहली बात, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने अपनी सीमा को कहाँ से बढ़ाया था? तो काशी और कौशल तक इसने अपनी सीमा को बढ़ाया। 319 और 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त आया, इसे हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, आप पढ़ा होगा। और समुद्रगुप्त के आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। आर्यावर्त के 9 राज्यों में से 4 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अंग था। यहाँ तक की बातों को आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा हट जाता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र कौन? समुद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। ठीक है, वह विद्या जानते हो, इसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसमें कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर, वरामिहिर व वरुचि सम्मिलित थे। इसके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य का शासनकाल था, उसको क्या कहते हैं? आप जानते हो क्या कहते हैं? गुप्त काल का स्वर्ण युग कहते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 से 55 ईस्वी तक सम्राट बना। और कुमारगुप्त के बिलसड़ जो एटा में है, करमदंडा अयोध्या और मानकुवर प्रयागराज अभिलेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त के अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुमारगुप्त के अभिलेख बिलसड़, करमदंडा और मनकुवर। मनकुवर कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में। करमदंडा कहाँ पड़ता है? अयोध्या में। बिलसड़ कहाँ पड़ता है? एटा में। यहाँ से कुमारगुप्त के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त जानते हो, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र जो है कौन था? कुमारगुप्त। 455 से 15 से लेके 55 ईस्वी तक जो है उसने शासन किया है। यहाँ तक की बातों को जल्दी से नोट करिए। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं ताकि जो है आप लोगों को अच्छे से आप लोग इसको नोट कर सकें। 27 जुलाई अब नज़दीक आ चुकी है, तो हम चाहेंगे कि छोटे छोटे जो है, ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग करें, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, ताकि जो है जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से। यहाँ तक की बातों को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बात समझे मैंने क्या बोला, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कुमारगुप्त प्रथम के बिलसड़, एटा, करमदंडा और मनकुवर से जो है कुमारगुप्त के अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं। बात है इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हम फिर कह रहे हैं एक एक चीज़ों को नोट कर लीजिए। जो लोग नोट कर रहे हैं अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव शासक था। कैसा था? वैष्णव शासक। गढ़वा लेख, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। गढ़वा लेख, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। गढ़वा लेख प्रयागराज में उसे परम भागवत कहा गया है। पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस अभिलेख में कुमारगुप्त को जो है परम भागवत कहा गया है? तो ध्यान रखिए, गढ़वा लेख प्रयागराज में उसे परम भागवत कहा गया है। करमदंड का लेखानुसार उसका राज्यपाल पृथ्वीसेन शैव मतानुयायी था। तो ये दोनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में हमने चर्चा देख ली। फिर सुन लीजिए, गढ़वा लेख की बात करते हैं तो गढ़वा लेख प्रयागराज में उसे परम भागवत की कहा गया है। और करमदंडा लेख के अनुसार उसका जो राज्यपाल है कौन है? पृथ्वीसेन। यह जो है शैव मत अर्थात भगवान शिव को मानने वाला। जो कुमारगुप्त था वह वैष्णव शासक था, लेकिन जो उसका राज्यपाल था पृथ्वीसेन वह शैव मत का अनुयायी था। ये बात कहाँ से मालूम पड़ती है? करमदंडा लेखानुसार। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अयोध्या में। स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 ईस्वी तक कुमारगुप्त के पश्चात शासक बनता है। उसने हुड़ आक्रमणकारी खुसने नवाज को पराजित कर राष्ट्र रक्षा की। इसकी पुष्टि गाजीपुर के भीतर स्तंभ लेख से होती है। इस अभिलेख में स्कंदगुप्त को उपाधि विक्रमादित्य का उल्लेख है। अब फिर सुन लीजिए, पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। पहली बात पूछा जाएगा कि हुड़ आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। लेकिन यह बात कहाँ से मालूम पड़ती है? कौन से अभिलेख से? तो गाजीपुर का जो भीतर स्तंभ लेख है वहां से ये बात हमको मालूम पड़ती है। और इसी अभिलेख में स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य का उल्लेख भी मिला है। ठीक है, चलिए। गोरखपुर से प्राप्त स्कंदगुप्त के कौम स्तंभ लेख में उसे सक्रोपम उपाधि दी गई है। और उसके अभिलेखों में अंतर्वेदी अर्थात गंगा यमुना दोआब का शासक सर्वनाग और राज्यपाल भीमवरन का उल्लेख किया गया है। बहुत ध्यान सुनिए, फिर सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूंगा बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे से इस वाली स्लाइड को देखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि पहला कि कुमारगुप्त परम भागवत है, यह कहाँ से मालूम पड़ता है? कुमारगुप्त परम भागवत है, यह यूपी के गढ़वा लेख कहाँ पड़ता है? ये प्रयागराज में। वहां से मालूम पड़ता है कि इसे परम भागवत की उपाधि मिली है। और करमदंडा लेख के अनुसार इसका जो राज्यपाल है कौन? कुमारगुप्त का राज्यपाल पृथ्वीसेन शैव मतानुयायी था। पहली बात ध्यान रखिए। हुड़ आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के समय, ठीक है। ये कौन है? कुमारगुप्त का पुत्र है, ठीक है। और अब ये हुड़ आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के समय। ये बात कहाँ से मालूम पड़ती है? तो गाजीपुर के भीतर स्तंभ लेख से ये बात पता होती है। और इसी लेख में कहा गया है कि स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य का भी उल्लेख है। तो स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। ये बात कहाँ से मालूम पड़ती है?
तो ये बात मालूम पड़ती है गाजीपुर के भीतर स्तंभ से। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर नाम दिया गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, गोरखपुर से प्राप्त स्कंदगुप्त के कौम स्तंभ लेख में उसे सक्रोपम। अब ध्यान रखिए, स्कंदगुप्त को सक्रोपम की उपाधि कहां से स्कंदगुप्त को सक्रोपम की उपाधि दी गई है, इसका पता कहां सकता है तो गोरखपुर से प्राप्त कौम स्तंभ लेख में, कौम स्तंभ लेख में उसे सक्रोपम की उपाधि दी गई है, यह पता चलता है। उसके अभिलेखों में अंतर्वेदी अर्थात गंगा यमुना दोआब का शासक सर्वनाग और राज्यपाल भीमवर्मन का उल्लेख दिया गया है। नोट कर लीजिए फटाफट से चीजों को, जल्दी से, ज्यादा सोचना नहीं है, चीजों को नोट करना है। बिना नोट किए, बेफिक्र रहिए, बिना नोट किए अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्लास को मैंने कहा ना, ये क्लास आप लोगों की जो है बहुत ही शानदार हो रही है, तो बस उसको अच्छे से नोट करते रहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से नोट करिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से नोट कर ली होंगी ना, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में शिखर युक्त मंदिर की कला का विकास गुप्त काल में हुआ था, ये पता है आप लोग को। अब ये लाइन देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रुकिए, हाँ, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेष नाग की सैया पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार भीतर गांव कानपुर एवं भीतरी गाजीपुर से भी मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरी लाइन है इसको नोट करेंगे आप लोग। गुप्त साम्राज्य अनेक भुक्तियों अर्थात प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी भुक्ति के अंतर्गत आता था। ध्यान रखिए, जो उत्तर प्रदेश है वह गुप्त काल में किसके अंतर्गत आता था, तो उत्तर प्रदेश गुप्त काल में कौशाम्बी भुक्ति के अंतर्गत आता था। नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से। भारत में शिखर मंदिर की शुरुआत किसके काल में हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। कैसे मालूम पड़ा, मालूम पड़ता है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, और यह जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या है, भगवान विष्णु को शेष नाग की सैया पर, आप जानते हो भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर सोते हैं। और इसी प्रकार, ठीक है, भीतर गांव और भीतरी अभिलेख में जो है मंदिर के भीतरी से अवशेष मिले हैं। गुप्त साम्राज्य अनेक भुक्तियों में प्रांत में था। समानता उत्तर प्रदेश कौशाम्बी भुक्ति के अंतर्गत था। जरा जल्दी से नोट कर लो फटाफट, जल्दी से भैया, देर नहीं करना है, चीजों को नोट करना है, तभी फायदा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुप्तोत्तर काल पे। भैया गुप्त के बाद कौन सा था, गुप्तोत्तर काल। 7वीं सदी आते आते पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया। जैसे कि आप जानते हो पहले क्या था, पहले मगध, पाटलिपुत्र क्या था, वह शासन का, सत्ता का केंद्र था। लेकिन 7वीं सदी आते आते कौन सा हो गया केंद्र, कन्नौज, ठीक है, उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया है। कन्नौज का मौखरी वंश की स्थापना, जिसकी स्थापना हरिवर्मा ने 510 ईस्वी में की थी। वस्तुतः चक्रवर्ती गुप्तों का सामंत था। जो हरिवर्मा थे ये कौन थे, ये गुप्तों के सामंत थे, ठीक है। और इन्होंने मौखरी वंश की स्थापना की थी। उत्तर भारत में 484 ईस्वी में तोरमान और मिहिर कुल के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम चीन के श्वेत हुड़ों में मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर धावा बोल दिया और इन नगरों को जला दिया। ध्यान रखिए, कन्नौज के मौखरी वंशी शासक ईशान वर्मा ने हुड़ों को पराजित कर उत्तर भारत को हुड़ों से मुक्त कराया था। ध्यान रखिए कन्नौज के, अब ये लाइन लिखो फटाफट, यहाँ आपको लिखनी ये लाइन, जो मैं लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ बस आपको लिखनी है। कन्नौज के, यहाँ देखो, कन्नौज के मौखरी वंशीय शासक ईशान वर्मा ने हुड़ों को पराजित कर उत्तर भारत को हुड़ों से मुक्त कराया। कन्नौज पर कालांतर में पुष्यभूति वर्धन वंश का सत्ता स्थापित हो गई। नोट कर लो पहले यहाँ तक की बातों को। सबसे पहले गुप्तोत्तर काल में क्या होता है, जो पाटलिपुत्र केंद्र था वो केंद्र होकर कहाँ आ गया है, कन्नौज में आ गया है, ठीक है। और कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना होती है। मौखरी वंश का शासक कौन है, हरिवर्मा। मौखरी वंश का संस्थापक कौन है, हरिवर्मा।
ये कौन था? यह जो है गुप्तों का सामंत था। और कन्नौज के मौखरी वंश शासक ईशान वर्मा ने हुणों को पराजित कर क्या किया? भारत को हुणों से मुक्त कराया। और कन्नौज पर बाद में किसका होता है शासक? पुष्यभूति वंश अर्थात वर्धन वंश की सत्ता स्थापित की गई है। जरा फटाफट से यहाँ तक की बातों को भी आप लोग अगर नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक की बातों को जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। फटाफट से सिंपल से नोट्स हैं, आप आराम से इसको बना सकते हैं, ये आपके मेंस में काम आएंगे। अब आते हैं वर्धन राजवंश के बारे में। वर्धन, इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, जिसे इसीलिए इसे पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जानते हैं। वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, इसी से क्या बोलते हैं? पुष्यभूति राजवंश कहते हैं। प्रभाकर वर्धन ने इस वंश को थानेश्वर का स्वतंत्र शासक बना दिया। थानेश्वर का स्वतंत्र शासक किसने बनाया? तो प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? हर्षवर्धन, जिसकी चर्चा हम लोगों ने बहुत सुनी है इतिहास में। हर्ष ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। ये प्रश्न आया हुआ है पहले कि थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो ध्यान रखिए, थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी हर्षवर्धन बनाया है। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक व पूर्व में गंजाम से लेके पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत था। कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महोदय श्री भी कहा जाता है। और मैंने आपको कल जब टेस्ट लिया था तो कन्नौज को हम लोग पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। कन्नौज को क्या बोलते हैं? कन्नौज को पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, वर्धन राजवंश स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने, इसीलिए इसको क्या बोला गया? पुष्यभूति राजवंश कहा गया है। थानेश्वर का स्वतंत्र शासक कौन बना? तो प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज को क्या बनाया? राजधानी। ठीक है। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला था। कन्नौज को उसकी समृद्धि कारण महोदय श्री, या आप कह सकते हो कन्नौज को पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातों को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग भैया लो लें, बाकी लोग क्यों क्या बात बताएं, जो लोग हमारे वीर योद्धा हैं वो तो भैया स्क्रीनशॉट ले ही लें। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। हर्षकालीन शासन और कन्नौज की समृद्धि का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन में। ह्वेनसांग जानते हो आप, चीनी यात्री था जो भारत आया था, और हर्ष के शासन का जो वर्णन है वह चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया है। बाणभट्ट कृत हर्ष चरित्र, ध्यान रखिए हर्ष चरित्र का निर्माण या लिखी हर्ष चरित्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने। ह्वेनसांग चीनी यात्री के वृतांत सी यूकी में उत्तर प्रदेश का विशद वर्णन है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। हर्ष चरित्र जो लिखी है बाणभट्ट ने, और सी यूकी जो लिखी है किसने? जो ह्वेनसांग की वो है, क्या बोलते हैं, यात्रा वृतांत है। इन दोनों में जो है आपको उत्तर प्रदेश का विशद वर्णन देखने को मिलता है। हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में 2 सभा कन्नौज और प्रयाग का आयोजन किया गया। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में मोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। ध्यान रखिए प्रश्न आएगा कि हर्ष कब कितने काल में जो है प्रयाग में मोक्ष परिषद की स्थापना करता था? हर्ष ध्यान रखिए हर 5 वर्ष में प्रयाग में मोक्ष परिषद का निर्माण करवाता था, मतलब आयोजन करवाता था। ठीक है, नोट कर लो भैया, बिना नोट किए बात बनेगी नहीं। किन 2 पुस्तक में उत्तर प्रदेश का वर्णन मिलता है, ज्यादा वर्णन मिलता है? तो भैया बताया गया कि बाणभट्ट की हर्षचरित्र और चीनी यात्री ह्वेनसांग की जो है सी यू की, उसमें जो है उत्तर प्रदेश का विशद वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हर्षवर्धन उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन ने 2 सभा कन्नौज और प्रयाग में आयोजन किया। हर 5वें वर्ष हर्ष जो है प्रयागराज में या प्रयाग में मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। सिंपल सी बातें हैं, यहाँ तक की बातों को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अच्छे से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में।
हर्षवर्धन के बाद जो है उसके बाद उत्तर प्रदेश में काफ़ी उथल पुथल होता है और राजनीतिक जो है कहा जाए तो उसे कहते हैं डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब उतनी जो है हर्ष के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो है शासन को लेके उस समय बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसी में एक नाम आता है त्रिकोणात्मक संघर्ष की। गंगा यमुना के दोआब में स्थित कन्नौज सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश था, साथ ही देश के सभी भागों का व्यापारिक मार्ग यहाँ से गुजरता था। सही बात है, क्योंकि दोआब का क्षेत्र है, उपजाऊ प्रदेश है, तो यहीं से जो है बिजनेस होता था। बहुत सारे व्यापारिक मार्ग जो है इसी रास्ते से होकर गुजरते थे। वर्धन वंश के बाद कुछ समय तक कन्नौज यशोवर्मन नामक एक शक्तिशाली शासक के अधीन रहा। वर्धन वंश के बाद जो है जो कन्नौज था यशोवर्मन नामक एक शासक था उसके अधीन रहा और उसके बाद आयुध वंश की सत्ता स्थापित हुई। उसके बाद कौन से वंश की? तो आयुध वंश की सत्ता स्थापित हुई। आयुध वंशी राजा इंद्रायुध के समय कन्नौज पर अर्थात उत्तरी भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए तत्कालीन 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर और प्रतिहार, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ध्यान रखिए क्या बोला मैंने कि हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन नामक एक शक्तिशाली शासक हुआ। उसके बाद आयुध वंश की स्थापना होती है। आयुध वंश का राजा कौन है? इंद्रायुध। इसी के समय जो है कन्नौज पर अपना आधिपत्य बनाने के लिए, क्योंकि उपजाऊ है, वैल्यू है, काफी सारी जो है व्यापारिक मार्ग वहां से गुजरते हैं, तो उस कन्नौज पर अपना उनका नियंत्रण हो, इसके लिए 3 शक्तियां जो उस समय थी, एक तो पाल, दूसरा गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो है संघर्ष चलता है। बहुत अच्छा जो है 200 वर्ष तक समझिए कि कन्नौज पर अधिकार हो, इसके लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन तीनों के बीच में 200 वर्षों तक संघर्ष चला है। और इस संघर्ष में क्या होता है? अंततः गुर्जर प्रतिहार क्या होते हैं? विजयी होते हैं। पहले इतनी बातों को आप नोट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं। पहले यहां तक की बातों को नोट करो कि पहली बात, त्रिकोणात्मक संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि गंगा यमुना का दोआब है, कन्नौज क्या है? समृद्ध प्रदेश है, व्यापारिक मार्ग होते हैं, यहां से जाते हैं। और ये हर्षवर्धन के बाद जो है यशोवर्मन जो है यहाँ क्या बनता है? शक्तिशाली शासक बनता है। और उसके बाद आयुध वंश की सत्ता स्थापित होती है। आयुध वंश का शासक कौन है? इंद्रायुध। इसी के समय जो है कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उस समय की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर और प्रतिहार, पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में संघर्ष चलता है कम से कम 200 वर्ष तक। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, इस संघर्ष का अंत कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों के अंतिम। ध्यान रखिए, जब इन तीनों का संघर्ष होता है तो जीतता कौन है? 200 वर्षों तक संघर्ष होता है, तो इन 200 वर्षों के संघर्ष में जो गुर्जर प्रतिहार हैं वह विजयी होते हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो है विजयी होते हैं। और उसके बाद ध्यान रखिए, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर अनेक, अब गुर्जर प्रतिहार जब जीतते हैं तो उसके बाद अनेक राजवंशों का उदय होता है। जैसे अब यहां पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस व कन्नौज के गढ़वाल वंश, शाकंभरी के चाहमान वंश, मालवा के परमार वंश, जिजाग भुक्ती बुंदेलखंड के चंदेल, त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश, गुजरात के अहिलवाड़ के चालुक्य सोलंकी वंश। फिर सुन लीजिए बहुत ध्यान से, अच्छे से। जब संघर्ष होता है तीनों में, कौन? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जीतता कौन है? 200 वर्षों तक संघर्ष चला है। इन 200 वर्षों के संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार विजयी होते हैं और गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर अनेक जो है उसके बाद राजवंश के जो है पैदा होते हैं। कौन कौन से? बनारस व कन्नौज के गढ़वाल वंश, शाकंभरी के चाहमान वंश, मालवा के परमार वंश, जिजाग भुक्ती के चंदेल वंश। जिजाग भुक्ती जो है बेटा ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी वंश और गुजरात अहिलवाड़ के चालुक्य सोलंकी वंश, ये इन राज्यों का उदय होता है। जल्दी से इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक की बातों को जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत ही अच्छे से नोट करेंगे ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहीं से आप नोट सुनाइए। 27 जुलाई को आप जानते हैं कि पेपर आप लोगों का होने वाला है RO का, और वहाँ पे ये सब आप लोगों के लिए सब बहुत ही जरा महत्वपूर्ण होंगे, आएंगे वहाँ से प्रश्न। ठीक है, चलिए तो अब इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है,
बाकी बातें कल करेंगे, लेकिन वही कहूँगा कि अब जो है आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट किया करिए कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, मैं फिर कहूँगा जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस भाई आपको मिलते रहें। हम लोग अभी और भी 27 जुलाई से पहले पहले आप लोग के लिए काफ़ी कुछ हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से भाई पढ़ें, ताकि जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है अभी 27 जुलाई को पेपर हो रहा है वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो भैया सीधी सी बात यह है, नोट्स बनाइए, डेली पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, और सीधी बात अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।